हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, स्वस्थ हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, TSSB की तैयारी कराएंगे हम आपको। और तैयारी का जो हमारा जो फॉर्मेट होगा, क्योंकि परीक्षाएं काफी नजदीक आ गई हैं, इसलिए हमने आपसे बताया था कि हम हर चैप्टर की समरी आपके पास लेके आएंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उससे बेस्ड ऑन PYQs करेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, जो परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। तो हम आपको ऐसा प्रॉमिस करके पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस में बताया था। तो अब उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग के आ रहे हैं वो सेल चैप्टर लेके आ रहे हैं। और उस सेल चैप्टर में हम लोग उस सेल की समरी देखेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर देखने का समय हमारे पास नहीं है। पहले हम चैप्टर की समरी देखेंगे, इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं, आप यूं कह सकते हैं वो वन लाइनर है, उसको इसी क्रम में आप समझ सकते हैं। तो पूरा सेल चैप्टर की समरी हम आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जब आप समरी कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करना एकदम इजी हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि वो क्वेश्चन मेरे लिए कठिन है, लगेगा कि वो क्वेश्चन हमारे आसपास से कई बार आया गया हुआ है। हम आपको जो समरी तैयार किए हुए हैं हर चैप्टर का, वो एकदम कंसंट्रेट है, यानी कि आपको एकदम कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उस क्वेश्चन को लगातार पढ़ते जाना है, देखते जाना है, समझते जाना है, और क्वेश्चन उससे जो बेस्ड ऑन है उसको लगाते जाना है। आपकी तैयारी एकदम करेक्ट हो जाएगी बायोलॉजी। तो इस वादे के साथ कि हम लोग जो है इस सीरीज में, इस टीचर्स बनने की सीरीज में, जो हमारा ये पहला वीडियो है, यानी कि सिलेबस बताने के बाद ये हमारा पहला वीडियो है। इसके पहले हमने आपको 4 सिलेबस बताए हैं, पीजीटी के, टीजीटी के, एलटी के, जीआईसी के। तो लगभग देखा जाए ऐसा तो नहीं है कि सेल किसी में नहीं है, सेल सब में है। तो सेल सब में है, इसीलिए हमने इसकी शुरुआत यहाँ से की है। और बायोलॉजी की जो पढ़ाई होती है वो पहला सेल चैप्टर से ही होता है। तो हम लोग सेल चैप्टर को है कवर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, पहले इसको देखेंगे। उसके बाद तो यहाँ देखिए आप, हमने लिखा भी है कि सेल समरी, यानी हम सेल की समरी देखेंगे। इसमें देखिए नंबर वाइज करके लिखा हुआ है, बस आपको देखते जाना है और हम बताते जाएंगे। आप केवल ध्यान से सुनते जाइए, एकदम रामचरितमानस की तरह, कथा की तरह सुनते जाइए। आपको एकदम कान में एकदम प्रवेश करके एकदम कंठ पर याद हो जाएगा। आपको आप यूं ही बोलने लगेंगे, आप देख तो चलिए। बस पहला इसमें लिखा हुआ है साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि विच पार्ट ऑफ द साइंस या विच ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी सेल्स, तो आप क्या लिखेंगे? साइटोलॉजी। तो पहला हो गया साइटोलॉजी, यानी सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा है सेल, एक लैटिन वर्ड है, सेलुला से बना है। सेल लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या कक्षक या कमरा। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम सेल की बात करें तो अगर हम इस तरह से बनाते हैं हेक्सागोनल तो हम कहते हैं प्लांट सेल है, अगर हम गोल बनाते हैं तो हम बोलते हैं एनिमल सेल है। तो यहाँ दोनों सेल की बात हो रही है। यहाँ पे अगर ये पूछता है कि सेल की डिस्कवरी कौन किया, डिस्कवरर कौन है सेल की, अगर सेल का डिस्कवरर पूछे या डेड सेल का डिस्कवरर पूछे तो आप बताएंगे क्या? रॉबर्ट हुक। क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। और किस पे खोजा था उन्होंने? ऑन क्वेरकस सुबर या ओक प्लांट। तो आपसे पूछेगा ओक प्लांट पे खोजे थे, यानी क्वेरकस सुबर जिसका बॉटनिकल नेम है। तो क्वेरकस सुबर पे जो है इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। वो सेल कैसी थी? डेड थी। किसने खोजा था भाई? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक की एक बुक थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। आपसे पूछेगा रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे माइक्रोग्राफिया। तो दिक्कत, तो माइक्रोग्राफिया इनकी पहली बुक थी, या यूं कहिए इनकी जो है सेल से जुड़ा हुआ बुक था माइक्रोग्राफिया। दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक जो है लिविंग सेल के डिस्कवरर है। किसके डिस्कवरर है? लिविंग सेल डिस्कवरर है। किस पे सेल का उन्होंने खोजा है लिविंग सेल को? बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया पे, और ये लिविंग सेल है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि डेड सेल या सेल की डिस्कवरी कौन किया, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। आप लिविंग सेल डिस्कवरी कौन किया, तो आप बोलेंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो है लिविंग सेल खोजा, और डेड सेल या सेल खोज किया? रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने जो है क्वेरकस सुबर पे किया था, और लीवेनहॉक ने जो है रॉड शेप बैक्टीरिया पे किया था। इन्होंने आल्सो डिस्कवर्ड, यानी कि लीवेनहॉक ने जो है और क्या डिस्कवर किया था? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, और इन्होंने स्पर्म की खोज की थी। तो आपसे पूछ सकता है स्पर्म की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक। आपसे पूछेगा आरबीसी खोज किसने की, आप बोलेंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक। आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट हुक की बुक का है, तो आप बोलेंगे माइक्रोग्राफिया। लेकिन आपसे अगर पूछते हैं
कि एंटोनी वॉन लीवेनहुक का बुक कौन सा है, तो आप बोलेंगे द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी द सीक्रेट ऑफ नेचर जो है लीवेनहॉक की बुक है और माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की बुक है। तो बताइए इतने पॉइंट याद हो गए कि नहीं? धड़ाधड़। सेल की स्टडी साइटोलॉजी, सेल को कौन खोजा? एंटोनी लीवेनहॉक। किस पे खोजा भाई? ओक प्लांट, क्वेकर सुपर पे। लिविंग सेल की खोज कौन किया? लीवेनहॉक। किस पर खोजा? रॉड से बैक्टीरिया पे। इनकी बुक का नाम क्या था? द सीक्रेट ऑफ नेचर। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। लीवेनहॉक ने और क्या खोजा? स्पर्म सेल। और क्या खोजा? आरबीसी सेल। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको एकदम रटाते हुए चलेंगे, आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस आप देखते जाएंगे, यूं ही याद आपको होता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या? रॉबर्ट ब्राउन, अभी रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। अब रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की थी? न्यूक्लियर डिस्कवरी की थी। जैसा हमने बताया कि अगर प्लांट सेल है तो ऐसा बनाएंगे, एनिमल सेल है तो ऐसा बनाएंगे, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। अंतर इस बात का है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे रहता है और एनिमल सेल में सेंटर में रहता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन व्हाट, कि जो प्लांट सेल है इसमें जो है वैक्यूल काफी बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। इसलिए आपसे पूछ सकता है, यहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस कहां होता है, सेंटर या पेरिफेरी पे? तो आप बोलेंगे पेरिफेरी पे, और एनिमल सेल में बोलेंगे तो सेंटर में बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रॉबर्ट ब्राउन ने इसी न्यूक्लियस की खोज की थी। अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। अगर हम लोग बाहर बनाए न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जिसको फॉन्टाना ने खोजा था। किसने खोजा था? फॉन्टाना ने खोजा था। आगे देखेंगे हम लोग। और उसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं जो डीएनए बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। यानी डीएनए एक क्रोमैटिन ही है, डीएनए एक क्रोमैटिन ही है, और डीएनए पे यानी क्रोमैटिन पे जीन्स पाए जाते हैं। कितने जीन्स पाए जाते हैं? लगभग 30,000 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। एक जीन में कम से कम एक कैरेक्टर होते हैं, यानी कम से कम 30 कैरेक्टर तो हो ही गए, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं इसमें एक से ज्यादा जीन्स होते हैं, जिन्हें हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। इसको हम जेनेटिक्स में देखेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कौन सा है, यानी क्लासिकल पीरियड साइटोलॉजी का कौन सा है? तो आप बोलेंगे 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी को जो है साइटोलॉजी का क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। यहां सवाल पूछ सकता है। अब आपको पता है कि सेल थियरी किसने दिया? तो आप बोलेंगे कि सेल थियरी दो लोगों ने दिया, एक स्लाइडेन ने दिया और एक स्वान ने दिया। स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे जो कि जर्मन थे, और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे जो कि ब्रिटिश थे। ये बात 1838 में, और इन्होंने ये बात 1839 में दिया है। इन्होंने दोनों मिल करके जो है सेल थियरी को डिस्कवर किया है। इनका कहना था कि सेल जो है सभी जीवों का शरीर बनाता है, यानी ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। तो सभी जीव सेल के बने हुए हैं। इनका यह कहना था सेल के बाहर सेलवाल होता है, यानी सेल के बाहर अगर प्लांट सेल है तो सेलवाल होगा, एनिमल सेल होगा तो सेलवाल नहीं होगा। प्लांट सेल है तो सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, और एनिमल सेल के अंदर भी पहला लेयर सेल मेम्ब्रेन होगा। यानी आपसे अगर पूछता है कि प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या है, तो आप बोलेंगे सेल वाल। लेकिन अगर पूछेगा एनिमल सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या है, तो आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में जो है सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, ये बात बताएंगे, ये बात स्लाइडेन ने बताई थी। लेकिन सेल थ्योरी का ये कहना है कि सभी जीवों का शरीर सेल का बना है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वायरस, जैसे वायराइड्स, जैसे प्रियॉन्स। ये सेल के एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये सेल के नहीं बने हैं। जैसे हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको हम यहाँ पे बताते हैं। तो ये देखिए, जैसे हम वायरस को बनाते हैं, तो ये वायरस अगर है तो वायरस का जो बाहरी लेयर है ये प्रोटीन का बना है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, जो बहुत सारे कैप्सोमियर का बना होता है, और इसके अंदर जो है इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी अगर डीएनए है तो एनिमल वायरस, अगर प्लांट है उसमें आरएनए पाया जाता है। तो इसके अंदर कहीं सेल का तो जिक्र ही नहीं है। तो यानी कि जो वायरस है वो सेल का एक्सेप्शन है। अब है वायराइड्स मतलब अगर वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड है, बाहर से प्रोटीन का लेयर नहीं है, तो उसको हम वायराइड्स कहते हैं। और बाहर से केवल प्रोटीन है, अंदर से न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो उसको हम प्रियॉन्स कहते हैं, जिसको थियोडायरन ने खोजा था। तो यानी कि चाहे वायरस हो, चाहे वायराइड्स हो, चाहे प्रियॉन्स हो, या ऐसे कर सकते हैं कि वायरस के दो टाइप हैं, वायराइड्स और प्रियॉन्स। इन तीनों में या वायरस के इन दोनों में सेल कहीं भी नहीं है, यानी ये सेल के नहीं बने हैं, नो मेड अप ऑफ सेल, तो हम कहेंगे कि एक्सेप्शन है। लेकिन इस सेल थ्योरी में
कुछ कमियां थी या कुछ बातें रह गई थी जिसको कि वर्काउ ने करेक्ट किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, हिंदी में सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, ऐसा वर्काउ ने कहा। इनकी एक बुक थी जिसको बोलते हैं सेलुलर पैथोलॉजी। अभी हमने बताया था कि रॉबर्ट की बुक का नाम क्या था? रॉबर्ट की बुक का नाम क्या था? तो माइक्रोग्राफिया। अगर पूछा लिवेनहॉक की बुक का नाम क्या है? तो द सीक्रेट ऑफ नेचर। अब आपसे पूछेगा विर्को की बुक का नाम क्या है? बताएंगे सेलुलर जो है सेलुलर पैथोलॉजी। तो 3 बुक हमने बताया, 3 साइड बताया, आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे विर्काउ को जो है कहा जाता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी के जो है ये जनक है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। अगर आपसे कहता है सेल थ्योरी कौन दिया तो आप बोलेंगे स्लाइडेन और स्वान। अगर आपसे पूछेगा मॉडर्न सेल थ्योरी कौन दिया तो आप बताएंगे विर्काउ। अगर आपसे पूछ लेता है ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट कौन दिया तो आप क्या बताएंगे? विर्काउ। क्लियर है? क्वेश्चन डायरेक्ट से पूछे जाएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, केवल यहीं से आएंगे। आप बस देखते रहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? अगला देखते हैं छोटे सेल, बड़े सेल, लंबे सेल। ह्यूमन में छोटे बड़े लंबे सेल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, और ह्यूमन में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल। तो यहाँ देखिए पहले देखिए लिखा है स्मॉलेस्ट सेल। अगर कहता है स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं पादप जगत का जोकर भी बोलते हैं। तो आपसे पूछता है कि सबसे छोटा सेल विदाउट सेल वॉल। अभी हमने कहा ना कि अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर सेल वॉल होगा कि नहीं? होगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो विदाउट सेल वॉल का हो और सबसे छोटा हो तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। इसी का नाम दिया गया है पीपीएलओ। आपसे पूछ सकता है पीपीएलओ का कंप्लीट नेम क्या है, फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपसे पूछ सकता है कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पीपीएलओ को या माइकोप्लाज्मा को। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपस में छिपे हुए हैं, हमें याद रहेगा। अगर आपसे यह पूछता है कि स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, यानी कि ऐसा सेल जो सबसे छोटा हो लेकिन उसमें सेल वॉल हो, यानी कि कोशिका भित्ति हो, तो डायलिस्टर निमोसिंटेसिस जो है सबसे छोटा सेल है लेकिन सेल वॉल वाला है। अब विदाउट सेल वॉल कहेगा तो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। अब दूसरा देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल। या 2 क्वेश्चन हो गया, 2-3 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गया, इतना कंसंट्रेट लिखा हुआ है। अब आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछता है एनिमल में तो नर्व सेल या न्यूरॉन कहेंगे आप। नर्व सेल या न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन को बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? ऐसे तो न्यूरॉन बनाएंगे ऐसे। इसको बोलेंगे एक्सॉन, इसको बोलेंगे साइटोन, इसको बोलेंगे डेंड्रॉन, बोलेंगे डेंड्राइट। एक्सॉन, साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। अब इस साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इसमें निसल्स ग्रेन्यूल होंगे। निसल्स ग्रेन्यूल पूछा, निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाए जाते हैं? आप बोलेंगे कि न्यूरॉन्स के अंदर। इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होंगे, यानी कि न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर। ये न्यूरॉन की बनावट है। तो सबसे 90 सेंटीमीटर तक का हो सकता है ये। तो आप कहेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल एनिमल में कौन है? न्यूरॉन। अगर प्लांट में कहता है तो रेमे फाइबर, जो वोटमेरिया प्लांट है, जो यूटिकेसी फैमिली का है, आप उसको बताएंगे कि रेमे फाइबर सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट है। एनिमल में कहेगा तो एनिमल में कहेगा सबसे लॉन्गेस्ट सेल तो नर्व सेल। प्लांट में कहेगा सबसे लॉन्गेस्ट जो है सेल तो आप बोलेंगे रेमे फाइबर। अगर लार्जेस्ट की बात किया, अभी स्मॉलेस्ट छोटा, लॉन्गेस्ट बड़ा, लार्जेस्ट बड़ा। लॉन्ग मतलब लंबा, लार्ज मतलब बड़ा, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, दोनों में अंतर है। तो अगर एनिमल में कहेगा तो आप बोलेंगे सबसे लार्जेस्ट एनिमल में है ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये कौन भाई? ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। पूछ सकता है आपसे। इन प्लांट में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है? आप बताएंगे एसिटाबुलेरिया। क्या बताएंगे? एसिटाबुलेरिया, जो कि एक यूनिसेलुलर जो है एल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। ये भी याद रख सकते, आपसे पूछ सकता है कि एसिटाबुलेरिया कैसी एल्गी है, तो आप बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। आपसे पूछता है सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है प्लांट में, आप बताएंगे एसिटाबुलेरिया। प्लांट मतलब एल्गी है ये, ठीक है। अब ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल तो आप बोलेंगे स्पर्म सेल। ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल बोलेंगे एग सेल। आप पूछेगा ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल, आप बोलेंगे नर्व सेल यानी न्यूरॉन। तो आपसे यहां सवाल पूछेगा स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, एनिमल में, प्लांट में। फिर आपसे ह्यूमन में पूछ सकता है स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन? स्पर्म सेल। लार्जेस्ट कौन? एग सेल। और लॉन्गेस्ट कौन? नर्व सेल।
जो आंसर यहाँ है वही आंसर यहाँ पे है, नर्व सेल का ही है, न्यूरॉन का ही है, एक ही बात है। तो बताइए 12 पॉइंट हम लोग पढ़े, इस 12 पॉइंट में मिला करके कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लिए, 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए, यानी 50 क्वेश्चन की तैयारी हमारी हो गई है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो पलक झपकते ही आप उसको करेक्ट कर देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, अगला है, अगला लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था? R.H. विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, 5 किंगडम सिस्टम दिया था। इनका कहना यह था कि धरती पे जितने भी जीव हैं उनको 5 जगत में बांटा जा सकता है। देखिए सवाल यहां बन सकता है, क्या बन सकता है कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया? R.H. विटेकर ने। किसने दिया? R.H. विटेकर ने। आपसे यहां सवाल फिर पूछता है कि 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से नाम आते हैं, तो आप बताएंगे किंगडम पहला मोनेरा, किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया यानी एनिमेलिया। तो कितने 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। आपसे यहाँ पे 2 तरह सवाल पूछता है। पहले ये पूछता है कि सही सीक्वेंस क्या है, तो सही क्या बताएंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये पूछेगा कि आपसे 5 किंगडम सिस्टम कौन दिया, तो आप बताएंगे आर्य विटेकर ने दिया। आपसे पूछेगा पहला किंगडम कौन है या लास्ट किंगडम कौन है या मोनेरा में कौन आता है, तो देखिए मोनेरा में आता है बैक्टीरिया। मतलब कौन आता है? बैक्टीरिया। यहाँ बैक्टीरिया 2 टाइप के, एक को बोलेंगे यू बैक्टीरिया, एक को बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो अगर इसको जोड़ देंगे सिर्फ 6 किंगडम सिस्टम हो जाएगा, लेकिन आप 5 बता रहे, पहले 5 समझिएगा आप। यानी यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ही टाइप हैं जो किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं। और ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कैसी कोशिका है भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके अलावा चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, ये सभी यूकैरियोटिक है। कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। जो मोनेरा है ये यूनिसेलुलर है, जो प्रोटिस्टा है ये भी यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी जो प्रोटिस्टा है वो क्या है? यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, सॉरी यूकैरियोट है, गलती से निकल गया मुझे, सॉरी, यूकैरियोट्स है। तो बताइए, आपसे पूछ सकता है या ऑप्शन में दे सकता है कि प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, या दे सकता है यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर। इस तरह से ऑप्शन आपसे देगा, तो आप क्या लगाएंगे? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। आपसे पूछ देगा 5 किंगडम का सही सीक्वेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हवा की तरह याद हो जा रहा है एकदम। अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे आपको ये भी हम बताते हैं आपको कि जो सेल है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी में, या यूं कहें हम 3 कैटेगरी कर ले तो गलत नहीं होगा। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, शॉर्टकट पीकेएस लिखते हैं। एक को लिखते हैं यूकैरियोटिक, जिसको ईकेएस लिखते हैं। और एक होता है मीजोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बीच में मीजोकैरियोटिक। सीक्वेंस पढ़े तो प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है, मीजोकैरियोटिक में डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूकैरियोटिक में हायर प्लांट और एनिमल्स आते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो सभी से में आते हैं। यानी कि हम अगर देखें तो सेल के जो है 3 टाइप हो गए। सेल कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक, फिर पढ़ेंगे मीजोकैरियोटिक, फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक। तो यहां से भी सवाल जो बनेंगे वो क्लियर हो जाएंगे एकदम कहिए तो एकदम फास्ट रिवीजन हो रहा है। कहने को फास्ट रिवीजन हो रहा है, लेकिन हम आपको लिखे यहाँ पे कम है, लेकिन बोल के सारी बात बता दे रहे हैं। यानी कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। बाकी घास भूसा ढेर का नहीं लिखना है ना, ढेर सारा घास भूसा लिख के नहीं आता है। जो एकदम सेलेक्टेड है कि यहीं से ही आता है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यही ही आता है तो यही ही आता है, यही देखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो हिस्टोन प्रोटीन, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अब सवाल खड़ा होता है हिस्टोन प्रोटीन का मामला क्या है। तो देखिए, अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे? क्रोमैटिन। यही क्या एक्चुअल में डीएनए है। तो डीएनए इतने बड़े होते हैं कि न्यूक्लियस में समा नहीं सकते।
तो न्यूक्लियस समा नहीं सकते, तो इसके लिए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है जो ऑक्टामर होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो ऑक्टामर होता है, इसके पीछे भी है 4, तो 4 4 8 हो जाएंगे। तो इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर ये डीएनए आपस में लपेटा करता है, फेरा लगाता है। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो डीएनए लपेटा हुआ है। ये घटना देखने को यूकैरियोट में मिलता है, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है, तो ये घटना देखने को नहीं मिलता। इसीलिए इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं। यानी कि ये हिस्टोन के ऑक्टामर हैं जो यहां दिखाई दे रहे हैं आपको। यानी हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं भाई, है ना, एक होता है H2A, H2B, H3, H4, और ये जो यहाँ पे लपेटे हुए हैं इसको बोलते हैं H1, इसको लिंकर हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। यानी टोटल कितने हो गए हिस्टोन प्रोटीन, अगर हम हिस्टोन प्रोटीन को अगर देखें तो हिस्टोन प्रोटीन कितने हो गए भाई, H1, H2A, H2B, यानी H2 के 2 भाग हो गए, H3 और H4, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए भाई, 5 हो गए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं, आप बोलेंगे 5। आपसे पूछेगा कितने टाइप होते हैं, बोलेंगे 4। आपसे पूछेगा लिंकर हिस्टोन प्रोटीन कौन है, आप बोलेंगे H1। आपसे पूछेगा कौन लिंकर नहीं है, तो आप बताएंगे H2A, H2B, H3, H4। तो क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछेगा हिस्टोन प्रोटीन क्या प्रोकैरियोटिक में है, नो। आपसे पूछेगा यूकैरियोटिक में है, यस। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो हिस्टोन प्रोटीन, यानी प्रोकैरियोटिक से कुछ कैरेक्टर अगर देखें, जो मेन कैरेक्टर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें पहला पूछता है कि हिस्टोन प्रोटीन कहां नहीं पाया जाता, कहां अब्सेंट होता है, तो हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक में। फ्लैजिला 0+1 अरेंजमेंट, देखिए आपको ऐसे याद रखना है 0+1, ठीक है, 9+0, 9+2, ये तीनों बात आपको हम बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे 9+2 सीलिया फ्लैजिला में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सीलिया फ्लैजिला में। अभी आप आगे देखेंगे लिखा होगा, यानी सीलिया फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। जैसे बेसल बॉडी, बेसल बॉडी वो जगह है जहां से सीलिया फ्लैजिला एराइज होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैक्टीरिया अगर बना दें, सीलिया यहां से निकला हुआ है, तो इस स्थान को क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी से। और सेंट्रियोल में बेसल बॉडी ये है, इसके अलावा जो सेंट्रियोल है उसमें 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है, और जो सीलिया फ्लैजिला है उसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सीलिया फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट, 9+2, बेसल बॉडी में 9+0, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 0+1 अरेंजमेंट, 0+1 अरेंजमेंट फ्लैजिला में पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक मोनोरिप्लिकॉनिक होता है, यानी रिप्लिकेशन एक बार होता है। पॉलीसिस्टोनिक होता है, कई बार सिस्टोन बनते हैं। देखिए सिस्टोन क्या होता है, ये बात क्लियर समझिए। जैसे ये डीएनए है, देखिए चीजों को समझते जाइए। जैसे ये डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, डीएनए का उतना पार्ट, मान लीजिए इतना पार्ट जो mRNA बना रहा है, डीएनए का उतना पार्ट जो mRNA बना रहा है, इसी को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन को जीन के बराबर माना गया है, सिस्ट्रॉन को जीन के बराबर माना गया है। यानी आपसे कह देगा सिस्ट्रॉन क्या होता है, तो आप बोलेंगे डीएनए का वह पार्ट जो mRNA बनाता है उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, और सिस्ट्रॉन जीन के बराबर होता है ना। सिस्ट्रॉन जीन के बराबर होता है। जैसे हम जीन को कहते हैं कि जीन के 3 पार्ट होते हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन। सिस्ट्रॉन कार्य की इकाई है, म्यूटॉन उत्परिवर्तन की इकाई है, रिकॉन पुनर्संयोजन की इकाई है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सिस्ट्रॉन क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है पॉलीसिस्टोनिक, यानी कई सिस्ट्रॉन बनेंगे, कई सिस्टोन यहाँ पे बनेंगे, कई सिस्टोन यहाँ पे बनेंगे। ये क्या है, ओराई है, इसको क्या बोलते हैं, ओराई, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यहाँ से यहाँ तक सिस्टोन 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, तो ये पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ यस क्या है, यस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट, या यूं कह सकते हैं कि राइबोसोम की इकाई है ये। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में 70 यस राइबोसोम पाए जाते हैं। और डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। कैसा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड।
यहाँ पे सवाल कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए सर्कुलर होता है या लीनियर होता है, आप बोलेंगे सर्कुलर होता है। आप समझेगा डबल स्टैंड होते हैं या सिंगल स्टैंड होते हैं, तो आप बताएंगे डबल स्टैंड होते हैं, यानी डीएस डबल स्टैंड होते हैं। कैसे भाई, जैसे ये एक स्टैंड हो गया, ये दूसरा स्टैंड हो गया, लपेट गया, तो सर्कुलर हो गया, डबल स्टैंड हो गया। किसमें, प्रोकैरियोटिक। यानी हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सारी बात हम बैक्टीरिया के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सारी बात अगर हम प्रोकैरियोटिक के बारे में लिख रहे हैं, इसका मतलब कि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्लाज्मिड प्रेजेंट, आपको पता है कि अगर ये मान लीजिए बैक्टीरिया अगर है, इसका फ्लैजिला है, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है या फिर एक कुछ फंगस में पाया जाता है, 30 माइक्रोन प्लाज्मिड बोलते हैं उसको। तो यानी हम कहेंगे कि यहाँ प्लाज्मिड यहाँ भी पाया जाता है, और 30 माइक्रोन फ्लैजिला नाम से जो है फंजाई में पाया जाता है, और प्लाज्मिड कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किसके बारे में था भाई, ये सारा बात हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्या क्या हमने बताया, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, फ्लैजिला में 0+ अरेंजमेंट पाया जाता है ना। और क्या बताया हमने, इसमें जो है पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मोनोरिबोन्यूक्लिक होते हैं, 70S राइबोसोम होता है। और क्या बताया, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए डबल स्टैंड सर्कुलर होते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे, यहां से आपके सवाल फंस जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम जो है 14 के बाद 15 पे चलते हैं। 15 क्या है, मीजोकैरियोटिक। अभी हमने आपसे कहा कि सेल 3 टाइप के, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा, अब मीजोकैरियोटिक पढ़ेंगे। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन भी नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पे मीजोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। इसको अगर बाहर बनाया जाए तो हम ऐसे बनाते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं वो तेजी के साथ। तो हम देखते हैं ये हो गया बीच में जगह न्यूक्लियर पोर है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। राइबोसोम हो गया, है ना, या सेंट्रियोल हो गया, वो बाहर से लेयर नहीं पाया जाता है ना। ये क्या है भाई, उसमें लेयर नहीं पाया जाता। उसी तरीके से यहाँ पे इसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। आगे इसका एग्जांपल कौन है, डायनोफ्लैजिलेट। आपसे पूछेगा कि डायनोफ्लैजिलेट प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है कि मीजोकैरियोट है, तो आप बताएंगे डायनोफ्लैजिलेट एक मीजोकैरियोटिक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछ सकता है, ये बायोल्यूमिनेसेंस यानी जैव प्रदीप्ति शो करते हैं। यानी आपसे पूछ सकता है कि किस टाइप के सेल जो है बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, यानी जैव प्रदीप्ति उत्पन्न करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताएंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या बताएंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स, जो एक मीजोकैरियोट्स है। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आगे ले चलेंगे। आगे बढ़े हैं तो हम लोग प्रोकैरियोट पढ़ लिए, हम लोग मीजोकैरियोट पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोट। क्या पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक यानी यूकैरियोट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में तो नहीं था, मीजोकैरियोटिक में भी नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रेजेंट है। डीएनए कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर, लेकिन डबल स्टैंड होगा। नहीं लिखा, मैं यहां लिख देता हूं, डबल स्टैंड होगा। मतलब डीएनए सिंगल और डबल स्टैंड होगा। डबल स्टैंड होगा, लीनियर होगा, यानी रेखाकार होगा। जबकि बैक्टीरिया में कैसे पढ़े थे, सर्कुलर पढ़े थे, डबल स्टैंड पढ़े थे। अंतर आया कुछ, बहुत अंतर आ गया। लेकिन एक्सेप्ट यानी कि अपवाद कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जिसको बोलते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। प्लास्टिड जिसको हम लवक बोलते हैं, जिसमें 3 टाइप होते हैं, ल्यूकोसाइट, क्रोमोसाइट और क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटो मतलब यहां लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें जो है डीएनए सर्कुलर होता है, जैसे बैक्टीरिया में होता है, यानी प्रोकैरियोट में होता है। तो हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और प्रोकैरियोट्स में जो है डीएनए कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंड होते हैं। और जबकि यूकैरियोट में डीएनए लीनियर होते हैं और डबल स्टैंड होते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए।
और फ्लैजिला में अरेंजमेंट कैसा होता है 9+2। अभी मैं बता रहा था कि 0+1 9+2 9+0। अब देखिए यहां पे जो 9 है वो डबलेट है और जो 2 है वो ट्रिपलेट है। डबलेट मतलब आगे आपको बताएंगे सेंट्रल वाले पार्ट में, ये डबलेट है, डबलेट, और 9 डबलेट है और 2 क्या है ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यानी कि 9 डबलेट मतलब 9 दूनी 18 और ट्रिपलेट मतलब कि 2 तिहाई 6, ऐसे हिसाब लगाएंगे। तो ये 9 पॉली रिप्लिकॉनिक है। क्या है भाई? पॉली रिप्लिकॉनिक है, यानी ये रिप्लिकॉन ढेर सारा बनेगा, यानी प्रोकैरियोटिक का ठीक उल्टा चल रहा है। मोनोसिस्टोनिक होंगे, एक सिस्टोन बनेगा, और इसमें जो है 80 यस राइबोसोम पाया जाएगा। क्यों नहीं है भाई? 80 है, 80 यस राइबोसोम पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70 यस राइबोसोम पाया जाता था, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70 यस राइबोसोम होगा। क्लियर है? अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है यहां भी एक्सेप्शन था, यहां भी एक्सेप्शन है, यानी यहां पे एक्सेप्शन है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए जो है कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और यहाँ पे जो है राइबोसोम 70 यस होता है, जबकि नॉर्मली जो है यूकैरियोट में 80 यस होता है ना। इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको। इसका खुद का अपना राइबोसोम है, खुद का अपना डीएनए है। डीएनए कैसा है? तो डबल स्ट्रैंड है, और राइबोसोम कैसा है? 70 यस है। आप इसको याद रखेंगे, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। जितने भी एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। आप देखेंगे, आपको घुमाएंगे इतना कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत यहाँ पे आएगी भाई? कुछ दिक्कत नहीं है। डीएनए कैसा है? लीनियर है यूकैरियोट में, लेकिन प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा है? सर्कुलर है। अक्सर जो है यूकैरियोट में राइबोसोम के साथ 80 यस होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में 70 यस होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो आरएनए का करते हैं फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करते हैं? आरएनए। देखिए आरएनए 3 टाइप के होते हैं, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो यहां पे देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरआरएनए में भी किसको छोड़ करके? 5 यस आरएनए को छोड़ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन सा आरएनए बनाता है? तो आप बताएंगे आरआरएनए बनाता है, लेकिन किस आरआरएनए को छोड़ के? तो आप बोलेंगे 5s आरएनए को छोड़ के बाकी जितने आरएनए होते हैं, यानी 508, 18, ये सब को बनाता है, लेकिन 5s आरआरएनए को नहीं बनाता है। सेकेंड, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड किसका फॉर्मेशन करता है? तो आरआरएनए का। आर इसमें एचएनआरएनए, आपको पता है एचएनआरएनए, ये गलत है। एचएनआरएनए मतलब पहले एमआरएनए बनता, पहले एचएनआरएनए बनता है, और एचएनआरएनए से ही एमआरएनए बनता है। तो एचएनआर मतलब हेट्रोजीनस आरएनए, यानी कि विषमांगी आरएनए, यानी कि ये एचएनआरएनए बना रहा है, ये आर है, एचएनआरएनए बना रहा है, यानी कि ये प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी एमआरएनए को बनाने वाले आरएनए को एचएनआरएनए बोलते हैं, है ना, हेट्रोजीनस आरएनए बोलते हैं। और तीसरा है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कौन सा आरएनए बनाता है? कौन सा आरएनए बनाता है? ये टी है, ई नहीं है, ये टी है भाई, थोड़ा सा गलत लिखा गया है। टी आरएनए, 5s आरएनए, ये आर है। तो बताओ ये जो 5s आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं बना रहा था, वो कौन बना रहा है? थर्ड बना रहा है, यानी 5s आरएनए, SNRNA, ये SNRNA, SNRNA और tRNA, ये कौन सा पॉलीमरेज बनाएगा? तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या आपको बताया यहाँ पे? क्लियर करिए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो कौन सा आरएनए बनाएगा? आरआरएनए बनाएगा, उसमें भी 5s आरएनए को छोड़ के। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, वो कौन सा आरएनए बनाएगा? तो वो बनाएगा एचएनआरएनए, जो कि प्रिकर्सर है एमआरएनए का, या सीधे कह सकते हैं एमआरएनए बनाएगा। और जो तीसरा है
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो 5s आरएनए को बनाएगा, SN आरएनए को बनाएगा और tRNA को बनाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन यहां से 100% बनेंगे, 100% बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर पे। हमने जो क्रम लिखा हुआ है उतने ही क्वेश्चन नहीं है, उस नंबर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन निकल के एराइज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, यानी वो सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे जो 100% सिलेक्शन देंगे, 100% क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको बताने से पहले आपको हम एक बात बताते हैं, पहले यही देख लेते हैं। अच्छा, प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल्स व्हेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन पेरी इन प्लांट सेल। ये कह रहा है कि अगर ये प्लांट सेल है, अगर ये प्लांट सेल है, तो हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां होता है? पेरीफेरी पे। ये यन नहीं है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस पेरीफेरी पे हो, यानी इस किनारे पे हो, और न्यूक्लियस के चारों तरफ के लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर सेल में किनारे पे हो, जो कि प्लांट सेल में होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल। क्या बोलते हैं? प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल। तो आपसे पूछ सकता है प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल क्या होता है, तो आप बताएंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में पेरीफेरी पे होंगे, इसी को हम प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल्स बोलते हैं। या ये पूछ सकता है कि प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल्स कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, या प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। तो आप बोलेंगे किसमें भाई? प्लांट सेल में। यानी प्लांट सेल क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पे ये बात समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, ये दोनों वो बताने से पहले आपको हम एक बात बताते हैं। देखिए, जैसे डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है, या अनुवादन कहलाता है, या भाषांतरण कहलाता है, या प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है, या प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है। बहुत सारा नाम हो गया इसका, या अनुवादन कहलाता है। तो डीएनए से डीएनए बना डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन बोलते हैं इसको। अब प्रोटीन से आरएनए वापस बन सकता है, इसको हम रिवर्स ट्रांसलेशन बोलेंगे। आरएनए से डीएनए बन सकता है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा। अब सवाल यहां से पूछेगा आपसे, सवाल क्या पूछेगा? सेंट्रल डोग्मा कौन दिया? तो बोलेंगे क्रिक, वही वाटसन क्रिक, डीएनए वाले। आपसे पूछेगा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कौन दिया? रिवर्स मतलब इधर से, तो आप क्या बताएंगे? टैमिन और बाल्टीमोर। टैमिन और बाल्टीमोर। तो आपसे पूछेगा सेंट्रल डोग्मा क्या है, तो आप बोलेंगे डीएनए से डीएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, सॉरी, डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। तो इस प्रोसेस को, जो टोटल ये प्रोसेस हुआ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा कौन दिया? तो आप बताएंगे सेंट्रल डोग्मा कौन दिया भाई? वाटसन क्रिक वाले। क्रिक, वाटसन नहीं लिखेंगे, वाटसन क्रिक जो साथ में थे वही क्रिक, तो ये क्रिक देंगे। और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कौन देंगे? तो आप बताएंगे टैमिन और बाल्टीमोर। टैमिन और बाल्टीमोर। अब देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 9 + 0 9 + 2 है ना, और 0 + 1 बताया था। यहां देखिए लिखा है 9 + 2, जिसमें 9 क्या होगा? डबलेट, और 2 क्या होगा? सिंगलेट बताया था। यानी सीलिया और फ्लैजिला में कौन सा अरेंजमेंट होता है? ये 100% क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, आता है, आएगा भी, नहीं आता है तो पक्का आएगा कि सीलिया और फ्लैजिला में कौन सा अरेंजमेंट होता है? 9 + 2 या 9 + 0 या फिर 0 + 1। तो आप बताएंगे 9 + 2। उसे पूछेगा कि 9 डबलेट है या ट्रिपलेट, तो आप बताएंगे 9 डबलेट है, 2 ट्रिपलेट है ना। अब यह 9 + 0, 9 + 0 में 9 ट्रिपलेट है। 9 क्या है? ट्रिपलेट है, और 0 नथिंग, कुछ नहीं है वो। और ये कहां पाया जाता है? ये है बेसल बॉडी में, सेल बॉडी नहीं, बेसल बॉडी में। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसल बॉडी में जो है 9 + 0 अरेंजमेंट पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 + 2 अरेंजमेंट सीलिया फ्लैजिला, 9 + 0 अरेंजमेंट बेसल बॉडी में, और सेंट्रियोल में भी यहाँ लिखा नहीं हुआ है, अब याद रखेंगे सेंट्रियोल में भी। क्वेश्चन एकदम बढ़िया। 22 तक पहुंच गए। अगर हम 22 क्रम तक हम लोग पढ़े, 22 नंबर तक पढ़े, तो ये मान के चलिए आप देखेंगे कम से कम आप लगभग 100 क्वेश्चन के करीब पहुंच गए।
टाइम कितना हुआ, टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी मोटा मोटी जो है ज्यादा नहीं पढ़े हैं, आधा घंटा ही हुआ, लगभग 40 मिनट हुआ। उस 40 मिनट में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन लगभग कवर कर दिए हैं, यानी 100 क्वेश्चन हमारे निगाह से गुजरेगा, इसमें से हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो बताइए 40 मिनट 100 क्वेश्चन, बहुत स्पीड रफ्तार है हमारी, जबकि हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अब 3 बात एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों एक साथ जो है कंपेयर करके पढ़िए। एक लिखा है पराक्सीजोम, एक लिखा है ग्लाइऑक्सीजोम, एक लिखा है स्फेरोसोम, स्फिनोसोम नहीं स्फेरोसोम लिखा है, ठीक है, मिसप्रिंट है, स्फेरोसोम। पराक्सीजोम प्लांट और एनिमल, ए मतलब एनिमल, पी मतलब प्लांट, यानी कि पराक्सीजोम एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है, ग्लाइऑक्सीजोम केवल प्लांट में पाया जाता है, स्फेरोसोम केवल प्लांट में पाया जाता है। एक बात तो याद रखेंगे, आपसे पूछ देगा कि ग्लाइऑक्सीजोम कहां पाया जाता है, एनिमल में, प्लांट में, एनिमल प्लांट बोथ में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे आप, प्लांट में। आपसे पूछेगा पराक्सीसोम कहां पाया जाता है, एनिमल में, प्लांट में, बोथ में, तो आप क्या लगाएंगे, बोथ, एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। आप पूछेगा स्फेरोसोम कहां पाया जाता है, एनिमल में या प्लांट में, तो कहां बताएंगे आप, प्लांट में। क्या बताएंगे, प्लांट में, पी मतलब प्लांट। इसे स्फेरोसोम को जो है प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा कि किसे प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं, तो आप बताएंगे स्फेरोसोम को जो है प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं। इसे ओलियोसोम भी कहा जाता है, इसे हाफ यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो बताइए एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन फंसा हुआ है। आपसे पूछ देगा कि हाफ यूनिट मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे स्फेरोसोम को। आपसे बोलेगा ओलियोसोम किसको बोलेंगे, आप बोलेंगे स्फेरोसोम को। आप बोलेगा प्लांट लाइसोसोम किसको बोलेंगे, आप बोलेंगे स्फेरोसोम। कितना बढ़िया है, एक ही क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन हो ना गया। अब आगे ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम केवल प्लांट में, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। यहां देखिए जो पराक्सीसोम है ये जो है इसमें जो है ये एनिमल किडनी में पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं, एनिमल किडनी में पाया जाता है, और इसको यूरिकोजोम भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, यूरिकोजोम भी कहा जाता है, ये भी हम याद रखेंगे। अब आगे इससे थोड़ा सा लिखा हुआ है ग्लाइऑक्जेलेट साइकिल, जैसा कि हम जानते हैं यूरिया साइकिल, जिसको क्रेब्स हैंसलीट साइकिल भी कहा जाता है, वैसे लिखा है ग्लाइऑक्जेलेट साइकिल, जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ये भी याद रखेंगे ग्लाइऑक्जेलेट साइकिल। आगे बढ़े 26 नंबर के बाद हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में क्या देखते हैं, 27 कहां गया भाई, 26 के बाद 28 आ गया, कोई बात नहीं, 27 नहीं है, 27 नहीं 28 है, 28 को देखते हैं, एक मिसिंग हो गया कुछ। सेल वॉल, सेल वॉल मतलब अभी हमने बताया कि ये अगर सेल है, अगर प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होगी, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, उसी मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन केवल और केवल प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है कोई बात नहीं, जहां पाया जाता है प्लांट सेल में वहां बात करते हैं। सेल वॉल के कुछ फीचर देखते हैं, सेल वॉल से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहां से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इसको हम देखते हैं। पहला क्या, सेल वॉल को कौन खोजा, रॉबर्ट हुक, बाई रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया, पहला क्वेश्चन। ये कहां प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट है केवल प्लांट में, तो एब्सेंट कहां है, यानी कि यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट नहीं, यहां पे लिखेंगे एब्सेंट। क्या लिखेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे हम एब्सेंट, यहां पे लिखेंगे हम एब्सेंट, यहां पे लिखेंगे एब्सेंट। एब्सेंट इन एनिमल, सेल वॉल कहां एब्सेंट है, एनिमल में। प्रेजेंट कहां है, प्लांट में। और कहां एब्सेंट है, गैमेट और स्पोर ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट के स्पोर हैं, जो प्लांट के गैमेट हैं, और जो एनिमल सेल हैं, इन सब में सेल वॉल एब्सेंट होता है, बाकी और प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया बना, क्या क्वेश्चन बढ़िया बना कि प्लांट के जो स्पोर हैं, अब देखिए प्लांट सेल में पाया जा रहा है ये, लेकिन प्लांट के स्पोर में, प्लांट के गैमेट में ये नहीं पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहां बन सकता है कि नहीं, स्पोर में नहीं पाया जाता, प्लांट के गैमेट में नहीं पाया जाता है। चलिए भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नॉन लिविंग है, यानी सेल वॉल जबकि नॉन लिविंग है, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल है वो लिविंग है। आपको पता है कि अगर इसे मैं सेल को बना दूं, अगर इस सेल को बना दूं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन,
टर्सरी सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो है 3 लेयर है। उसमें जो प्राइमरी सेल वाल है, जो प्राइमरी सेल वाल है यानी प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी यानी प्राइमरी लिख देंगे, सेकेंडरी टर्सरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में जो प्राइमरी सेल वाल है वो क्या है, लिविंग है, बाकी वैसे सेल वाल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। इन यू बैक्टीरिया, अभी हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के 2 कैटेगरी हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया है उसमें जो सेल वाल है वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन, नैग और नैम, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। तो ये जो यूकैरियोटिक, ये जो यू बैक्टीरिया है इनमें जो सेल वाल किस के बने होते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं, तो बताएंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो म्यूरिन दिया है, म्यूरिन लिख देंगे। ये नहीं दिया है तो नैग और नैम दिया है तो नैग और नैम लगा देंगे, है ना, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। तो ये हो गया। आर्की बैक्टीरिया में इन आर्की बैक्टीरिया, इन आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में सेल वाल किसका बना होता है, तो स्यूडो म्यूरिन के, किसके भाई, स्यूडो म्यूरिन के बने होते हैं और नैग और नैट के बने होते हैं। यहाँ पे नैग और नैम है, यहाँ पे नैग और नैट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू बैक्टीरिया में नैग और नैम पाया जाएगा और आर्की बैक्टीरिया में नैग और नैट पाया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेल वाल की यूनिट क्या है, फाइब्रिल। सेल वाल की यूनिट क्या है, फाइब्रिल। अगर कारा की बात करें, कारा एक क्या है, सेल है। कैसी सेल है भाई, कैसी सेल है, ये कैसी सेल है, यानी ये जो है एल्गी है। ये कारा क्या है भाई, एल्गी है। तो एल्गी में यानी कारा एक एल्गी है, तो कारा नाम के एल्गी में जो सेल वाल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। डायटम्स, डायटम्स में सेल वाल किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया में किसका बना होता है, अगार, अगार का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 200% इंपॉर्टेंट है आने का। और जो कॉर्नडोस क्रिस्पस, जिसको कि जो कैरजिनीन का बना होता है इनका सेल वाल, ठीक है। कॉर्नोक्रिस्पस में किसका सेल वाल बना होता है, कैरजिनीन का बना होता है। कैरा में कैल्शियम कार्बोनेट का, डायटोन्स में सिलिका का और जिलेडियम ग्लिसरीरिया में अगार, अगार का बना होता है। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे, बिल्कुल नहीं छूटेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 28 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 की ओर चलते हैं। आगे देखिए अब यहाँ लिखा है डेस्मोसोम। क्या लिखा है, डेस्मोसोम। एक होता है डेस्मोसोम, एक होता है डेस्मोटिब्यूल्स। एक होता है डेस्मोसोम, एक होता है डेस्मोटिब्यूल्स। दोनों में क्या अंतर है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है प्लाज्मोडेस्मोटा, प्लाज्मोडेस्माटा, एक लिखा हुआ है डेस्मोसोम, एक होता है डेस्मोटिब्यूल्स। तो देखिए ये प्लांट सेल है, ये क्या है भाई, प्लांट सेल है। ये क्या है भाई, प्लांट सेल है। दोनों के बीच आदान प्रदान के लिए क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है। और इसके अंदर भी एक और पाइप होती है जिसको हम डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मोटिब्यूल्स एक ही साथ रहते हैं। यहाँ पे क्या है, डेस्मोसोम, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका मॉडिफिकेशन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। और क्या है ये, टाइप ऑफ सेल जंक्शन। ये जंक्शन है भाई, जंक्शन, एक सेल जंक्शन है ये। कौन, डेस्मोसोम। अगर आपसे डेस्मोटिब्यूल्स पूछता है तो आप बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर रहता है। देखिए आप लिखा हुआ है डेस्मोटिब्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ SER, यानी कि इंडोप्लाज्मिक, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। क्योंकि भाई यहाँ न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के बाहर ER लगा होता है ना, यही ER इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि डेस्मोटिब्यूल्स किसका पार्ट है, SER का कि RER का, तो आप किसका बताएंगे, SER का। या आपसे पूछ सकता है कि डेस्मोटिब्यूल्स किसका पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, ER का पार्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। अब किसका बताएंगे, SER का बताएंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन जैसा ऑप्शन वैसा आंसर दे देंगे आप। अब प्लाज्मोडेस्मेटा, फीचर ऑफ प्लांट सेल अभी हमने बनाया, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। पैक्टीन, पैक्टीन, यहाँ सवाल क्या पूछता है, देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछता है, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है,
इन दो सेल को जोड़ने के लिए पाया जाता है पैक्टीन, इसीलिए पैक्टीन को प्लांट सीमेंट कहा जाता है। एक सेल ये है एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है, इन सेल को जोड़ने के लिए पाया जाता है हाइलुरोनिक एसिड, इसे एनिमल सीमेंट बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि प्लांट सीमेंट कौन है, आप बोलेंगे पैक्टीन। आपसे पूछेगा एनिमल सीमेंट कौन है, आप बोलेंगे हाइलुरोनिक एसिड। और आपसे पूछेगा दो सेल को जोड़ने के लिए क्या है, आप बताएंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर क्या है, डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोसोम क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, वो एक प्रकार का सेल जंक्शन है। बताइए, क्लियर है, एकदम सरल है। पैक्टीन और हाइलुरोनिक एसिड याद रखेंगे, पैक्टीन प्लांट सीमेंट, पी से पैक्टीन, पी से प्लांट सीमेंट, हाइलुरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट। इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना देर हम लोग पढ़ लिए भाई, हम लोग 50 मिनट पढ़ लिए हैं। कितना पढ़ लिए हैं, 50 मिनट। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैविटीज दी हुई हैं, जो हमने 3 कैविटीज यहाँ पे लिखी है, और सीधे यहाँ से आपसे क्या पूछता है, इसका एग्जाम्पल पूछता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है पहला साइजोजीनस कैविटी, लाइसोजीनस कैविटी और साइजोलाइसोजीनस कैविटी। तो 3 कैविटी हुई। जो साइजोजीनस कैविटी है वो पाइनस से प्रेजेंट होता है। अब पाइनस क्या है, आप पढ़े होंगे। प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कहते हैं एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी, उसमें साइकस, पाइनस, इफेंड्रा, विल्विसिया, ये सब आते हैं ना, तो वही पाइनस। तो पाइनस की रेजिन कैनाल में क्या पाया जाता है, साइजोजीनस कैविटी पाई जाती है। और कहा, इक्विसिटम, इक्विसिटम के वेलिकुलर कैनाल में पाया जाए। इक्विसिटम क्या भाई, एक टेरिडोफाइट है, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम, है ना, ये सब जो है हमारे क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। तो इक्विसिटम के वेलिकुलर कैनाल में, पाइनस के रेजिन कैनाल में कौन सी कैविटी पाई जाती है, साइजोजीनस कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, साइजोजीनस कैविटी पाई जाती है। लाइसोजीनस कैविटी किसे पाई जाती है, ऑरेंज में, संतरे में। संतरे में कौन सी कैविटी पाई जाती है, लाइसोजीनस, लयजात गुहा। ठीक है, साइजोलाइसोजीनस कैविटी किसे पाई जाती है, प्रोटोजाइलम ऑफ मेज, मक्का। मक्का के प्रोटोजाइलम में क्या पाया जाता है, साइजोलाइसोजीनस कैविटी पाई जाती है। फिर से हम रिकॉल करेंगे, क्या, पहला साइजोजीनस, दूसरा लाइसोजीनस, तीसरा साइजोलाइसोजीनस। साइजोजीनस किसे पाई जाती है, पाइनस के रेजिन कैनाल में, इक्विसिटम के वेनिकुलर कैनाल में, लाइसोजीनस कैविटी ऑरेंज में, साइजोजीनस मक्के में, मेज में पाया जाता है। आराम से ये क्वेश्चन तीनों पढ़िएगा, 100% है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटी हो, जीआईसी हो, टीटीपीएसबी हो, एनवीएस हो, है ना, ईएमआरएस हो, यही सब तो बायोलॉजी क्वेश्चन आएंगे यहीं से। इससे ज्यादा कहां से आएंगे। आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, आपको जो कलेक्शन दिया जा रहा है, वो इतना सफिशिएंट है कि आप इसी को बस पढ़ें, क्वेश्चन करें, आप 100% सिलेक्शन होगा आपका, 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको एकदम इसको कंठस्थ करना होगा। पहले इसमें करना क्या है, केवल सुनना है, अब आराम से याद हो जा रहा है। इतनी बार मैं बोल दे रहा हूं कि आपको याद हो जा रहा है, तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन इससे बेस्ड ऑन क्वेश्चन कर लेंगे, एकदम पक्का, एकदम मजबूती से तैयार हो जाएंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़े सेल वाल के बारे में, यानी कि ये सेल है, सेल के बाहर सेल वाल पाया जाता है, सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम कई नाम से जानते हैं, हम इसको सेल मेम्ब्रेन कहें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, इसको हम प्लाज्मा लेमा कहें, इसको इक्टोप्लास्ट कहें, कई नाम से हम जानेंगे। लेकिन एक लाइन में अगर कहें तो सेल मेम्ब्रेन काफी पॉपुलराइज वर्ड है, जिसको नगेली ने खोजा था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पफ्टर ने खोजा था, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, पफ्टर, है ना, और प्लाज्मा लेमा प्लवर ने कहा था, और इक्टोप्लाज्म भी इसको कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी जो बातें वो क्या है, कि सेल मेम्ब्रेन नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम कौन दिया, बोलेंगे पफ्टर, प्लाज्मा लेमा ने कौन दिया, प्लवर, है ना, सेल मेम्ब्रेन नाम कौन दिया, नगेली। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी तीनों साइंटिस्ट के नाम आप याद रखेंगे। इसने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन नगेली ने कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पफ्टर ने कहा था, प्लाज्मा लेमा प्लवर ने कहा था। ये तीनों बात याद रखेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े कई मॉडल दिए गए हैं, लिपिड मोनोलेयर मॉडल, बाइलेयर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सिंगल निकोल्सन का जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए लिपिड मोनोलेयर मॉडल कौन दिया है, ओवल्टन ने दिया है। किसने दिया भाई, ओवल्टन ने दिया है। आगे देखते हैं 36 37। लिपिड बाइलेयर मॉडल कौन दिया है, ग्रेनेल ने दिया है।
ठीक है, ग्रेनेल ने दिया है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसे दिया भाई, ग्रेनेल ने दिया। सैंडविच मॉडल कौन दिया? डेविसन ने दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कौन दिया? रॉबर्टसन ने दिया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, इसको कौन दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया। तो ये सारे जो मॉडल है वो किससे जुड़े हैं? सेल मेम्ब्रेन से जुड़े मॉडल है। आप यहां से याद कर लेंगे, आपके क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे। अगला ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का एक पैकेज है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को मिला करके हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसे जो है फिंगरप्रिंट ऑफ सेल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि फिंगरप्रिंट ऑफ जो है सेल किसको बोला जाता है, तो आप बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स को। आपसे पूछेगा कि ग्लाइकोकैलिक्स किसका मिलकर बना होता है, आप बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का मिलकर बना होता है। आपसे पूछेगा कि नेम प्लेट किसको बोलते हैं सेल का, तब भी आप बताएंगे ग्लाइकोकैलिक्स। आपसे पूछेगा कि ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स में। यानी ये नेम प्लेट है, ये नेम प्लेट है, ये फिंगरप्रिंट है, और ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस यहाँ होता है, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट की है कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कंसंट्रेट मैटर आपको नहीं मिलेंगे। अगला है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है भाई? अभी हमने कहा कि ये हमारा सेल है। ये क्या भाई? सेल है, प्लांट सेल है। इसके बाहर के लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं, अंदर के लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस पेरीफेरी पे होता है, इसका वैक्यूल काफी बड़ा होता है। इस वैक्यूल के लेयर को, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम जो है टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो लिखा है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या भाई? न्यूक्लियस के चारों तरफ के लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल के पूरे लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, हेकेल वाला। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को कौन खोजा है? पोलिकर ने खोजा है। ये नॉन लिविंग है। और क्या इसमें भाई? ये नॉन लिविंग है। इसमें और क्या जानना है? इसमें और क्या जानना है? और आपको विशेष नहीं जानना है। अब आपको आगे जानना है किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। मैंने आपसे बताया कि ये सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, लिविंग मटेरियल है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म नाम कौन दिया? पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया भाई? पुरकिंजे ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे सरकोट भी कहा। किसने? डुजार्डी ने इसको सरकोट कहा। मैक्सवेल ने जो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। हाजले ने कहा कि जो है ये फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है, यानी जो है जो सेल का जीवन का भौतिक आधार है सेल के अंदर, वो कौन है? वो प्रोटोप्लाज्म है। तो आपसे पूछेगा जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे? हाजले ने कहा। इसका पीएच कितना होता है? 6 होता है। एसिडिक है कि बेसिक? एसिडिक। इसको डिस्क्राइब कौन किया? प्लांट में हुगो वान मोल ने किया। ये पेरीफेरी पे होता है ना, पेरीफेरी इन प्लांट। इसको साइटोजेल कहेंगे। ये सेंटर में रहेगा, जो साइटोसॉल कहेंगे इसके। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इनमें टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। इसमें मोमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये रोटेशन क्लॉकवाइज हाइड्रा में करता है, एंटी क्लॉकवाइज वेलिस्नेरिया में करता है। क्लॉकवाइज हाइड्रिला प्लांट में करता है, एंटी क्लॉकवाइज वेलिस्नेरिया प्लांट में करता है। तो बताइए इससे ज्यादा जा सकता है? ढेर भर भर के किताब कापी इकट्ठा करने से थोड़ा ना होगा, भर भर के लिखने से थोड़ा ना होगा। उसमें से कंसंट्रेट मटेरियल एकदम निकाल करके जब उसको आप तैयार करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, है ना। कंसंट्रेट, हमने कंसंट्रेट निकाला है, आपको बताया है। आपको कुछ करने का हो सकता है, केवल इसको पढ़ते जाना है। केवल क्या करते जाना है? इसको पढ़ते जाना है, अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग कहां तक यहाँ पहुंचे थे? 44 तक। अब हम लोग पहुंच रहे हैं 45 तक। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। कितना देर हो गया भाई? अरे हम लोग तो 1 घंटे पहुंच रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये क्या है भाई? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, ये आपसे पूछता है। इसको बहुत अच्छा सा ट्रिक है जो काफी पॉपुलर है, वो गर्ल सिस्टम न्यूक्लियोमा। वो गर्ल सिस्टम न्यूक्लियोमा मतलब वो मतलब वैक्यूल, जी मतलब गल्जी बॉडी, ER मतलब इंडोपेरेटिकुलम, L मतलब लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बताइए वैक्यूल, गल्जी बॉडी, ER, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है।
अब देखिए ईआर से गोल्गी बॉडी बना, गोल्गी बॉडी से वैक्यूल बना, वैक्यूल से लाइसोसोम बना, तो सबसे लास्ट में कौन बना? लाइसोसोम, जिसे सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब देखिए इसी से जुड़ा इंडो सिम्बियोट थ्योरी दिया गया, इसको मार्गुलिस ने दिया, इसको अल्टमान ने दिया। इनका यह कहना था कि ये जो है थ्योरी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, यानी कि जैसे प्लास्टिड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके लिए ये ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक के लिए दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है इंडो सिम्बियोट थ्योरी किसने दिया? आप बताएंगे मार्गुलिस, आप बताएंगे अल्टमान। ये किसको एक्सप्लेन करता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स यानी प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी, इनको ये जो है क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। अब देखिए अब हम लाइसोसोम को पढ़ते हैं। लाइसोसोम का पीएच 506 होता है। ये इनका मार्कर एंजाइम एसिड फास्फेटेज है। ये सेलुलर स्क्वेंजर्स है, यानी कोशिका की सफाई करता है। ये कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, कोशिका की सफाई करता है। ये हो गया किसके बारे में भाई? ये हो गया था लाइसोसोम के बारे में। अब पढ़ते हैं ईआर के बारे में। अभी हमने कहा था ना कि ईआर से सबसे लास्ट में क्या बनेगा? लाइसोसोम। बीच में कौन? गोल्गी बॉडी वगैरह आ जाएंगे, वैक्यूल आ जाएंगे। अब ईआर को फर्स्ट कौन देखा? लुक लिखा है। इसे गार्नियर ने देखा था। इसे अर्गस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसको पोर्टर ने खोजा था। ये कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे कि ये बैक्टीरिया में और मैमल्स आरबीसी में नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है, बाकी सब जगह पाया जाता है। ये दो टाइप के होता है, एक एसईआर, एक आरईआर। एक एसईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप का होता है भाई। ईआर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, और उसमें से आरईआर मोर स्टेबल होता है, एसईआर मोर डायनेमिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एसईआर मोर स्टेबल है कि आरईआर मोर स्टेबल है, तो आप बोलेंगे आरईआर मोर स्टेबल है। आपसे बोलेगा कौन मोर डायनेमिक है, एसईआर की आरईआर, बोलेंगे एसईआर ज्यादा डायनेमिक है। कैसे याद रखेंगे? देखिए ऐसे डायनेमिक कर रहा है, तो एसईआर क्या है? ज्यादा डायनेमिक है। आरईआर ज्यादा स्टेबल है, इसमें राइबोफ्लोरिन प्रोटीन पाया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरईआर मॉडिफाई निसल्स ग्रेन्यूल्स। अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर हम न्यूरॉन को बनाएंगे, अगर न्यूरॉन को हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन का जो साइटॉन होता है उसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये निसल्स ग्रेन्यूल्स किसके मॉडिफिकेशन है? आरईआर के, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और ये फॉर्म एंटियम, एंटियम मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। ये माइक्रोसोम बनाते हैं, जो कि फिलामेंट फ्रेगमेंट ऑफ ईआर है, जिसे क्लाउड ने खोजा था। ये माइक्रो बॉडी बनाते हैं, ये सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, जिसे स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम बोलते हैं। ये इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस चलता है, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देखिए एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक होता है ग्लाइकोजिनेसिस, एक होता है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तीनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। अगले वीडियो में आपको ये बात हम बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मिला भाई? अगला नंबर गोल्गी बॉडी। ईआर से क्या बना? गोल्गी बॉडी को सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, स्रावी कोशिका बोलते हैं, इसे बेकर्स बॉडी बोलते हैं, इसे इडियोसोम बोलते हैं, इसे जो है डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट में गोल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है? तो डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। इसे लिपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसे ट्रैफिपुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का जो है ट्रैफिपुलिस कहा जाता है। ये प्लियोमार्फिक होता है, इसका सिल्वर स्ट्रेन का जो है मार्कर एंजाइम है। ये कहाँ एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक में, कहा? मेसोज ट्यूब सेल में, और कहा? बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो एल्गी का टाइप है। यहाँ पे ये एब्सेंट होता है। मैमेलियन, स्पर्म और आरबीसी में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है, बाकी सब जगह प्रेजेंट होता है। इसमें सिस भाग कॉन्वेक्स होता है,
जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, ट्रांस या इसको कॉनकेव कहें, ये नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड में होता है। इसमें ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन की प्रोसेस होती है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइडेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये हो गया गोल्जी बॉडी। आगे देखते हैं, अगला है राइबोसोम। अगला क्या भाई? राइबोसोम। आर ज्यादा लिखा गया है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या भाई? सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स। तो आपसे पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स क्या है, तो आप बताएंगे राइबोसोम। आपसे पूछेगा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स क्या है, तो आप दो तरह से बताएंगे। अगर प्लांट में कहता है तो लिखेंगे प्लास्टिड। क्या लिखेंगे? प्लास्टिड। एनिमल में कहता है तो क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप बताओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम, सबसे लार्जेस्ट एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में प्लास्टिड। तो प्लांट में सबसे बड़ा प्लास्टिड हुआ, तो दूसरा कौन हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया हुआ ना। और एनिमल में तो बड़ा ही सबसे माइटोकॉन्ड्रिया है। याद रखेंगे ये। इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये ऑर्गेनेल्स विथ ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग 51 की गिनती बहुत अच्छी गिनती होती है, तो हम लोग यहीं पे 51 पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। आप कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपके टीचर्स एग्जाम के लिए, नीट के लिए है ना, EMR, DSSB, TGT, PGT, LT, GIC, KVS, NVS, इन सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हमने सेल को उठाया है। अभी तक हमने सिलेबस बताया है। इस तरीके से पूरे सिलेबस को हम जो है समरी करके पढ़ाएंगे, इससे बेस्ड ऑन क्वेश्चन कराएंगे। आपको क्या लग रहा है कितना बेनिफिशियल होगा, मोर बेनिफिशियल होगा? आप इस बात को कमेंट में बताइए। हमारा जो उत्साहवर्धन करिए जिससे और हम वीडियो आपको बनाते रहें। ये पहला अंतिम नहीं होगा है ना, अंतिम तक जाएगा जब तक आपको सफल न कर दिया जाए। तो बेस्ट ऑफ लक। इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े, मैक्सिमम लोग को बताएं है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।